तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 की। चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्रायिकता व प्रायिकता बंटन। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमें इस चैप्टर में से 16.1, 16.2 दो एक्सरसाइज ये तो कंप्लीट है, और इसके अलावा कुछ हिस्सा हमें प्रायिकता बंटन के बारे में, प्रायिकता बंटन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस अपने कह सकते हैं 16.4 के अंदर हैं, बस उनको सोल्व करना है। इसके अलावा और कोई भी काम अपने को नहीं करना, या यूँ कहें कि विविध के अंदर जो क्वेश्चन है जो कि 16.1, 2 और 16.4 के प्रायिकता बंटन से रिलेटेड हैं, सिर्फ वे क्वेश्चन ही हमें यहाँ पर सोल्व करने हैं। हमें 16.3, 16.5 और इस तरह के विविध के अंदर जो 16.3 और 5 से रिलेटेड हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है। देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज 16.1 की, और 16.1 के अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा सहप्रतिबंध प्रायिकता। पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज 16.1 है वो सहप्रतिबंध प्रायिकता के ऊपर आधारित है। लेकिन उससे पहले इन बातों के बारे में, हालांकि आपने ये कक्षा 11 के अंदर पढ़ लिया है, इनके बारे में सिंपल सी बातें हैं, इनको ज़रूर आप ध्यान में रखें। इसके बारे में तो शुरुआत से पढ़ते आए हैं कि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक रहता है, और कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता, इस तरह की बातें। ठीक है, ये सब बातें आप जानते हैं। प्रायिकता को ज्ञात कैसे करते हैं, प्रायिकता को ज्ञात करने का सूत्र आपको ध्यान में है। ये कुछ बातें थी जो हमने कक्षा 11 के अंदर पढ़ी थी, ये सारी बातें कि यूनियन का मतलब होगा कि ए या बी, ठीक है, ए या बी में से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता, कि ए घटना भी घटे और बी घटना भी घटे, तो उसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों घटनाओं के एक साथ घटने की प्रायिकता। और फिर हमने यूनियन के लिए एक सूत्र भी लिखा हुआ है प्रायिकता के अंदर, कि ए घटना की प्रायिकता, फिर बी घटना की प्रायिकता माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता। और फिर इसमें एक पॉइंट आ जाता था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली रह जाता है, अगर दोनों में कोई भी अनुकूल परिणाम कॉमन ना आए ए और बी में, तो उनको बोलते थे अपवर्जी घटनाएं। और अपवर्जी घटनाओं के लिए इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 हो जाती थी। और उससे ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र सिर्फ माइनस वाला पद इसमें हट जाएगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। पी ए यूनियन बी जो है वो बराबर आ जाएगा ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता। ठीक है, ये तो अपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा हुआ है। आज जो अपने को पढ़ना है सहप्रतिबंध प्रायिकता, कि सहप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा, इसका मीनिंग क्या है, इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, इसका सूत्र, और फिर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि सहप्रतिबंध प्रायिकता है क्या। देखिए, सहप्रतिबंध प्रायिकता जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ये कंडीशन पे निकाली जाती है, और ये कंडीशन 2 घटनाओं के लिए रहेगी, 2 घटनाओं के लिए। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 घटनाएं, एक प्रतिदर्श समष्टि S और उस S के अंतर्गत, ठीक है, कि हमारे पास कोई एक प्रतिदर्श समष्टि है S, प्रतिदर्श समष्टि, कि हमने कोई एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के लिए हमने प्रतिदर्श समष्टि लिख ली। प्रतिदर्श समष्टि आपको ध्यान होगा कि हम जो जितने भी परिणाम होते थे उन सब को लिखते थे, वो हमारे लिए प्रतिदर्श समष्टि होती थी। इसमें से अपने को कोई 2 घटनाएं लेनी है, 2 घटनाएं, मान लीजिए कि ए और बी, ये कोई 2 घटनाएं हैं। अब अगर मैं घटना बी की बात करूं, मैं यहाँ लिख देता हूं कि मानना, ठीक है, मानना घटना बी घट चुकी है, कि बी घटना जो है वो मान लो कि घट चुकी है। ठीक है, मैंने इस प्रतिदर्श समष्टि में से कोई 2 घटनाएं ले ली, ए और बी। ठीक है, कोई हमने एक प्रयोग किया, यादृच्छिक प्रयोग, उस प्रयोग के लिए हमने कोई एक प्रतिदर्श समष्टि लिखी, और उस प्रतिदर्श समष्टि में से कोई मैंने 2 घटनाएं ली, ए और बी, जिसमें से घटना बी जो है वो घट चुकी है। तो अब बी घटना के संगत मुझे ए घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। माना घटना बी घट चुकी है, तो घटना बी के संगत, घटना बी के संगत घटना ए के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता को ही घटना ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता कहा जाता है, सहप्रतिबंध प्रायिकता कहा जाता है। तो ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र, परिभाषा है इसकी, सहप्रतिबंध प्रायिकता की परिभाषा। सहप्रतिबंध प्रायिकता की इस परिभाषा, अगर मैं आसान शब्दों की बात करूं तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि किसी एक घटना के संगत
किसी दूसरी घटना की प्रायिकता अगर ज्ञात की जाती है। अभी तक तो ये होता था कि एक प्रयोग के लिए मैं प्रतिदर्श समष्टि लिखता था और फिर हमसे जो पूछा जाता था मैं उसकी प्रायिकता निकाल देता था, या अपने कर देते थे कि एक प्रयोग होता था, उस प्रयोग के लिए एक समष्टि लिख लेते थे और फिर उस समष्टि के आधार पर जो भी घटना दी जाती थी उस एक घटना की प्रायिकता हम ज्ञात करते थे, इस सूत्र से ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि दो घटनाएं होंगी जिसमें से एक घटना तो पहले से ही घट चुकी होगी और हमें क्या करना है, उस घटना के घटने के बाद में एक और घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लेकिन वो घटना जिसकी प्रायिकता मैं ज्ञात करना चाहता हूँ वो घटना जो घटना घट चुकी है उस पर निर्भर करेगी, ठीक है, उस पर निर्भर करेगी। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल अपने लिखते हैं और फिर उसके बाद में इसका एक सूत्र बनाएंगे अपने। तो देखते हैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल क्या हुआ सह प्रतिबंध प्रायिकता का। कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो सिक्के हैं और उन दोनों सिक्कों को एक बार उछालना है। दो सिक्के हैं और एक बार इनको उछाला जाता है। तो सबसे पहले तो अपने S प्रतिदर्श समष्टि के सभी बिंदुओं को लिख लेंगे। तो दो सिक्कों को जब एक बार उछालोगे तो टोटल जो परिणाम है जो कौन कौन से बनेंगे तो उनको अपने को लिखना है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि दो सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो उनसे कुल बिंदु कितने बनेंगे वो प्रतिदर्श समष्टि के अंदर आ जाएंगे। मान लो मेरे पास कोई दो घटनाएं, ठीक है, कि ये प्रयोग हुआ कि ये तो हमने सबसे पहले किया एक प्रयोग और इस प्रयोग के आधार पर हमने लिख ली एक प्रतिदर्श समष्टि, ये आ गई प्रतिदर्श समष्टि। अब अपने को दो घटनाओं की बात करनी है तो मैं कोई दो घटनाएं लिख रहा हूँ यहाँ पर A और B, घटना A और घटना B। तो मान लेते हैं कि A घटना का मतलब है कि कम से कम एक पट प्रदर्शित होना, ठीक है। और घटना B लिख लेते हैं कि पहले सिक्के पर पट प्रदर्शित होना, ठीक है। कोई भी दो घटनाएं इस तरीके की हमने लिख ली। क्वेश्चन के अंदर तो अपने को दिया ही होगा, एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर प्रतिदर्श समष्टि और फिर दो घटनाएं। मान लो यहाँ लिखेंगे माना B घटना घट चुकी है, माना B घटना घट चुकी है तो B के संगत A के घटने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया, ठीक है। अभी तक हम सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में नहीं जानते हैं, इसके सूत्र के बारे में नहीं जानते, सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल को हम अपने हिसाब से हल करके देखेंगे कि S हमारे पास ये बिंदु है, S चार बिंदु हैं इसके अंदर। अब अपने को सबसे पहले तो A और B के बारे में लिखना पड़ेगा, A और B के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं A लिखूँगा कि A में क्या क्या बन सकता है। इसने बोला कि कम से कम एक पट प्रदर्शित होना, कम से कम एक पट तो आना ही चाहिए, ठीक है। T का मीनिंग यहाँ पर पट और H का मीनिंग यहाँ पर चित्र। तो कम से कम एक T आ जाए, कम से कम एक T। यहाँ पर कितने T हैं, यहाँ पर तो कोई भी T नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसमें T एक है, इसमें भी T एक है, इसमें T दो हैं। तो इसने बोला कम से कम एक T आ जाए, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक T है, इसमें भी एक T है, इसमें दो T हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक होना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो A में आ जाएगा HT, TH और TT। और अब अपने लिख लेते हैं B के लिए। B का मीनिंग क्या है कि पहले सिक्के पर पट आना चाहिए। यहाँ पर पहले सिक्के पे H आया है
पहले सिक्के पे एच आ गया तो इसको नहीं लेना, यहाँ पहले सिक्के पे एच आया तो इसको भी नहीं लेंगे, इसमें पहले सिक्के पर टी आ गया मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर, इसमें भी पहले सिक्के पर टी है तो ये भी आ जाएगा, ये मेरे लिए बी आ गया। अब इसने बोला कि बी घटना घट चुकी है, समझना इस चीज़ को, मानना घटना बी, ठीक है, घटना बी जो है वो घट चुकी है, मतलब जब हमने दो सिक्कों को उछाला, तब ये घटना हमारे सामने आ गई, ये घटना हमारे सामने आई, मतलब ये घटना घट गई। इसके घटने का मतलब कि पहले सिक्के पर टी आया था, जब मैंने दो सिक्कों को उछाला तो उसमें मुझे ये पता लगा कि पहले सिक्के पर क्या आया है, टी आया है। दूसरे सिक्के के बारे में अपने को नहीं पता था, ठीक है, दूसरे सिक्के के बारे में अपने को नहीं पता था, लेकिन पहले सिक्के के बारे में अपने को पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ये पता है कि पहले सिक्के पर क्या आया है, टी आया है। अब इसने क्या बोला है कि ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी। अब ए घटना क्या चीज़ है, वैसे तो यहाँ पे लिख रखा है कि ए घटना के बारे में, ठीक है, ए घटना के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना बी के घटने के बाद, ठीक है, घटना बी के घटने के बाद ए के लिए नई स्थिति, तो घटना बी के घटने के बाद, जब बी घटना घट गई तो उसके बाद में ए के लिए नई स्थिति क्या बनेगी। देखिए ए देख लो, यहाँ पर कम से कम एक पट आए, जब आपने दो सिक्कों को उछाला तो आपके सामने ये दो परिणाम हैं। अब यहीं से आपको देखना है ए के लिए नई स्थिति क्या बनेगी। ए क्या है कि कम से कम एक पट आए, क्या यहाँ पर एक पट है, बिल्कुल है, ये रहा एक पट। क्या यहाँ पर एक पट है, यहाँ पर भी एक पट है, वैसे तो दो है लेकिन कम से कम एक तो है ही ना, कम से कम एक तो है ही। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि घटना बी के घटने के बाद ए के लिए नई स्थिति, तो ए के लिए जो नई स्थिति है वो रहेगी टी एच और टी टी। इसी में से देखना है, इसी में से अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा। हालांकि ये रिज़ल्ट सेम ही आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें ये रिज़ल्ट जो है वो अलग अलग रहेगा, कि अगर अपने यहाँ पर ए के लिए अगर कुछ चेंज कर दें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो एक बार चेंजिंग कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखना इसको वापस। अगर मैं यहाँ पर एक चित कर दूँ, क्योंकि इसमें फिर आपको कन्फ्यूज़न रहेगी, अगर मैं यहाँ पर पट लेकर चलता हूँ तो मैंने यहाँ पर चित कर दिया, ठीक है, बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। ए के लिए परिणाम चेंज हो जाएंगे, कम से कम एक चित, इसमें चित कितने हैं, इसमें है ही नहीं, इसमें एक चित है, इसमें भी एक चित है, इसमें दो चित हैं, ठीक है। यहाँ अपने एच एच कर लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एच एच कर दिया। अब समझना यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ कन्फ्यूज़न ना हो आपके लिए, तभी मैंने ये चेंज किया है। हालांकि क्वेश्चन तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन आपके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है ताकि ये सह प्रतिदिन प्रायिकता जो अपने को समझ में आ सके। तो घटना बी के घटने के बाद ए के लिए नई स्थिति क्या बनेगी। अब ए के लिए मुझे नई स्थिति लिखनी है, मुझे क्या करना है, ए के लिए, ए क्या चीज़ है, कम से कम एक चित। अब इसी में ढूंढना है, क्योंकि हमारे सामने अब ये बी घटना पड़ी है, हमारे सामने कौन सी घटना है, बी घटना। कि पहले तो क्या था कि हमारे पास ये चार बिंदु थे, अब ये चार बिंदु नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ ये दो ही बिंदु हैं। इन्हीं दो में से ए के लिए अनुकूल परिणाम ढूंढने हैं। ए क्या चीज़ है, कम से कम एक चित। इसमें देखो कम से कम एक चित कौन सा है, कम से कम एक चित, यहाँ पर चित है ही नहीं, जीरो है, यहाँ पर एक चित आ गया टी एच। तो यहाँ पर टी कोमा एच, ये ए के लिए कौन सी स्थिति है, नई स्थिति है। ए के लिए क्या है, नई स्थिति। एक बार वापिस समझें इसको, कि हमारे सामने एक प्रयोग है कोई, दो सिक्कों का, उन दोनों सिक्कों को एक बार उछालना था, चार बिंदु आएंगे हमारे पास, वो चार बिंदु ये लिख लिए हमने। अब हमें कोई दो घटनाएं दे दी, पहली घटना कि कम से कम एक चित आए, दूसरी घटना पहले सिक्के पर पट आए। फिर मैंने लिखा कि मान लो कि बी घटना घट गई, बी घटना घट गई, तो फिर ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी, फिर ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी।
तो इसको हमने कैसे लिखा कि पहले तो ए और बी के लिए हमने परिणाम लिख लिए कि ए में कौन से परिणाम आएंगे और बी में कौन से परिणाम आएंगे। अब जब जैसे ही इसने बोला कि बी घटना घट चुकी है तो ये 4 बिंदु न रहकर मेरे पास सिर्फ ये बी वाले बिंदु बचेंगे। कि वैसे तो मेरे पास 4 स्थितियां थी, मेरे पास टोटल जो स्थितियां थी वो कितनी थी, 4 थी। लेकिन जब बी घटना घटी गई, जब बी घटना घटी चुकी है उस समय मेरे पास सिर्फ ये 2 ही स्थितियां हैं कि मेरे सामने 2 घटनाएं पड़ी हैं। अभी मेरे सामने ये 2 घटनाएं हैं TH और TT। इसी में से मुझे ए ढूंढना है और ए क्या चीज़ है कि कम से कम एक चित्त आना। अब इसी में ढूंढना है कि एक चित्त कहाँ पर है, तो एक चित्त सिर्फ यहाँ पर है, तो उसको लिख दिया यहाँ पर TH। तो मुझे इस बिंदु की प्रायिकता निकालनी है, मुझे इस बिंदु की प्रायिकता निकालनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा PTH। अब इस बिंदु की जो प्रायिकता है, ये एक ही बिंदु है तो यहाँ पर एक आ जाएगा। लेकिन ये हम किसके संगत निकाल रहे हैं, ये इस बी के संगत निकाल रहे हैं। यहाँ पर कितने बिंदु हैं, यहाँ पर 2 बिंदु हैं, तो यहाँ आ जाएगा बटा में 2। तो ये इसका रिजल्ट है फाइनल। ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है। ये क्या चीज़ है, सहप्रतिबंध प्रायिकता। जब एक घटना घट जाए तो उसी के संगत किसी दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता निकालनी है तो इस सूत्र से निकाली जाती है। अभी कुछ और एग्जाम्पल इसके करते हैं, फिर मैं इसका सूत्र भी बता दूंगा आपको। तो एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा है सहप्रतिबंध प्रायिकता को समझने के लिए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। इस बार सिक्का उछाला जाएगा 3 बार। घटना ए पहली उछाल पर चित, पहली उछाल पर चित आए, और घटना बी पहली दोनों उछालों पर चित आए। बी अगर घट चुकी है, वही चीज़ कि घटना बी मान लो घट चुकी है, तो फिर ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ए की फिर प्रायिकता क्या होगी कि बी के संगत ए की प्रायिकता निकालनी है। अब समझना इसको। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक प्रयोग है, ये मेरे पास एक प्रयोग है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रयोग के लिए मैं S का मान लिखूँगा, प्रतिदर्श समष्टि लिखूँगा। तो S सबसे पहले तो सिक्के को 3 बार उछालना है, तो हो सकता है कि तीनों बार चित आ जाए, या हो सकता है कि इस तरीके की कंडीशन हो। ये 8 परिणाम हम जानते हैं, इसको लिखना ही है बस। तो TH H T T T T T H T H T H T T, ये टोटल हो गए हमारे पास 8 परिणाम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल परिणाम, ये तो है कुल परिणाम। अब ए घटना लिखेंगे यहाँ पर। ए घटना पहली उछाल पर चित, चित का मतलब वही हेड H से लिया जाएगा और पट का मतलब टेल T से लिया जाएगा। तो पहली उछाल पर चित, ये पहली उछाल पर चित है H H H, पहली उछाल पर चित है H H T, पहली उछाल पर चित है H T H। यहाँ पर पहली उछाल पर चित नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है H T T। ये लीजिए, ये तो मैंने ए घटना के लिए लिखा भी, ए के लिए स्वतंत्र रूप से। ठीक है, ए के लिए मैंने स्वतंत्र रूप से लिख दिए ये बिंदु। अब बी के लिए लिखेंगे। बी पहली दोनों उछालों पर चित, शुरू की 2 उछालों पर चित, यहाँ H H आ गया ना, तो H H, तीसरे से कोई मतलब नहीं है चाहे कुछ ही है, ये आ जाएगा H H T। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा आगे। ये लीजिए, सिर्फ ये 2 ही बिंदु थे जहाँ पर शुरू में H H आया। अब देखो ये क्या कह रहा है, घटना B घट चुकी है, B घटना घट चुकी है, मतलब वैसे तो 8 परिणाम आने थे मेरे पास। टोटल परिणाम कितने आने थे, 8, लेकिन आए कितने, सिर्फ 2 आए। मेरे सामने 2 ही परिणाम आए। कौन से दोनों परिणाम आए, जिसमें दोनों उछालों पर चित है। क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि घटना बी घट चुकी है, घटना बी घट चुकी है। आने कितने थे, 8 में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन हुआ क्या, हुआ सिर्फ बी के लिए, मतलब मेरे पास ये 2 ही परिणाम आए। अब इसी में से देखना है, इसी में से देखना है ए के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं। मैं यहाँ लिखूँगा कि बी के संगत ए के लिए अनुकूल परिणाम। अब इसी में से देखो ए के अनुकूल परिणाम कौन से हैं जो ए के लिए अनुकूल है। ए क्या है,
पहली उछाल पर चित, क्या ये परिणाम ए के लिए अनुकूल है? बिल्कुल है, क्योंकि पहली उछाल पर चित है। ठीक है, इसी में से देखेंगे ये वाला परिणाम भी ए के अनुकूल है। बिल्कुल है, क्योंकि पहली उछाल पर चित है। तो ये दोनों ही ए के अनुकूल है। तो यहाँ आ जाएगा एच 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 टी। तो बी के संगत ए की प्रायिकता, बी के संगत ए की सहप्रतिबंध प्रायिकता भी लिख सकते हैं इसको, प्रायिकता बराबर कितने बिंदु हैं? 2। तो यहाँ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कि 2 अनुकूल हैं तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने बिंदु हैं? तो यहाँ पर भी 2 हैं, तो यहाँ पर भी अपने लिखेंगे 2। तो उत्तर कितना आया? 1। तो एक और एग्जाम्पल इसका अपने सहप्रतिबंध प्रायिकता को समझने के लिए, सिक्के को फिर से वही 3 बार उछालना है। मैंने ए और बी इस बार फिर से चेंज किए। ए मैंने लिखा कि कम से कम 2 चित आए। ठीक है, कम से कम 2 चित। और बी में मैं लिखा कि अधिकतम 2 चित आए। बी घट चुकी है और ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ए घटना घट चुकी है, फिर उसको उसी में से किसी दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता अपने को निकालनी है। तो पहले तो अपने वही कि प्रतिदर समष्टि एस लिख लेंगे। अभी जो लिखे थे हमने 8 परिणाम वही आएंगे फिर से। ठीक है, ये 8 परिणाम, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ए को लिखेंगे। ए कम से कम 2 चित तो आए, कम से कम 2 एच दिखने चाहिए, 2 एच दिखें, कम से कम 2 एच दिख जाए। यहाँ पर 2 एच हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों, कम से कम 2 तो होने चाहिए। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 एच हैं, आगे कहीं भी 2 एच नहीं है, तो इतना ही आएगा। अब अपने बी के लिए लिख लेते हैं अधिकतम 2 चित्ताएँ, अधिकतम 2 ही हों, 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये कह रहा है कि अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है। ये आ जाएगा एच एच टी, ये भी आ जाएगा एच टी एच, ये भी बन जाएगा टी एच एच। देखो इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से ज़्यादा तो नहीं है ना। इसने बोला कि अधिकतम 2 चित हों, कम से कम कितने ही हों, लेकिन अधिकतम 2 ही रहने चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। तो टी 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 ये सारे आएंगे भी, टी एच टी और एच टी टी। ठीक है, बस ये इसको छोड़ के सारे आ जाएंगे। अब क्या करें, बी घटना घट चुकी है, मतलब टोटल परिणाम तो आने थे 8, टोटल परिणाम तो 8 आने थे, क्योंकि सिक्के को 3 बार उछालना है, 8 परिणाम बने, लेकिन परिणाम मेरे सामने 7 ही आए। कौन से? ये बी वाले, क्योंकि इसने बोला कि बी घटना घट गई। बी घटना घटने का मतलब ये है कि हमारे सामने ये 7 परिणाम पड़े हैं, इन्हीं 7 में से अब ए के घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो अपने लिखेंगे कि बी के संगत ए के लिए अनुकूल बिंदु या अनुकूल परिणाम, ए के लिए अनुकूल परिणाम बी के संगत। इसी में से देखो ए के अनुकूल कौन है? ए क्या चीज़ है? कम से कम 2 चित हैं, कम से कम 2 चित। तो अब इसी में से ए को ढूंढना है ना। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन वाला कंसेप्ट आ रहा है कि अपने यहाँ पर उभयनिष्ठि तो देखेंगे कि अब ये बिंदु चाहिए जो इसमें हो, मतलब ये वाले बिंदु जो हैं होने तो यही चाहिए, ये वाले 4 बिंदु, लेकिन इसमें होने चाहिए वो कौन कौन से होंगे? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, जितने भी वो लिख लेंगे अपने कि बी के संगत ए के अनुकूल परिणाम कौन से हैं कि कम से कम 2 चित्त। जैसे यहाँ पर कितने चित्त हैं? 2 चित्त है ना, 2 चित्त। इसने बोला कम से कम 2 चित्त होने चाहिए, बी में देखना अब अपने को। तो ये आ जाएगा एच एच टी, ये भी आ जाएगा एच टी एच, ये भी आ जाएगा टी एच एच,
ये आएगा क्या? ये नहीं आएगा, क्योंकि इसने बोला कि 2 चित्तों को ही कम से कम, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 चित्त नहीं है। कम से कम 2 तो उसने बोला ही था, ठीक है। 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ज़्यादा चाहे कितने ही हो, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए थे। तो ये कह रहा है कि टी टी टी, इसमें कम से कम 2 चित्त है ही नहीं, 2 चित्त इसमें भी नहीं है, एक ही चित्त है इसमें, लेकिन उसने बोला था कम से कम 2 तो हों, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, बस ये 3 ही रहेंगे। तो ये समझो इस चीज़ को कि ये 4 बिंदु और ये 7 बिंदु कॉमन निकालने हैं अपने यहाँ पर, एक तरीके से कॉमन, कि ये देख लो एच 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 इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पर भी नहीं आया। देखो एच एच टी ये रहा, ठीक है, कॉमन आ गया दोनों में, इसको लिख दिया। एच टी एच ये रहा कॉमन, यहाँ लिख दिया। टी एच एच कॉमन, मतलब अपने को कॉमन निकालना होता है यहाँ पर, ये कॉमन आ गया। अब इसकी प्रायिकता मैं पी लगा रहा हूँ आगे, यहीं पे प्रायिकता लिख रहा हूँ मैं इसकी। तो इसकी प्रायिकता कितने बिंदु हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और किसके संगत निकाल रहे हैं? बी के संगत। बी में कितने बिंदु हैं? 7, तो इसका उत्तर है 3/7। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सह प्रतिबिंब प्रायिकता का मीनिंग यहाँ पर क्या है। तो अभी मैं इसका सूत्र लिखूँगा। अब इसका सूत्र देखना क्या है कि अगर कोई एक घटना दी हुई है, कोई एक घटना अगर दे रखी है, तो उसके संगत किसी दूसरी घटना के घटने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? किसी एक घटना के संगत किसी दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, वो देखिए। देखो बी के संगत ए की प्रायिकता, बी के संगत ए की प्रायिकता। तो पहले तो इसको लिखते कैसे हैं? पी लिखा प्रायिकता के लिए, ए लिखा, बटा में लिखा 20 के, इस तरीके से। जो ज्ञात है वो नीचे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर, ठीक है। अज्ञात बटा में ज्ञात, इस तरीके से। जो मान दिया हुआ है वो नीचे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई, ऐसे, इस तरीके से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस हमें तो इसका सूत्र याद रखना है। सूत्र देखना इसका क्या है कि पी ए बटा बी। तो इसका सूत्र होता है कि बटा में तो जो ज्ञात है उसी की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, और ऊपर क्या आता है? जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन की प्रायिकता, इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो बस ये आपको एक रिजल्ट है सिंपल सा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है सूत्र के रूप में। हम इसी सूत्र से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बी के संगत ए घटना की प्रायिकता इस तरीके से लिखी जाती है। और इसी को अगर अपने उल्टा कर दें कि ए के संगत बी की प्रायिकता, ए के संगत बी की प्रायिकता, तो ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। बस यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए, बी ए बी की जगह ए। यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, करो तो भी कर देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं एक और इसी सूत्र के ऊपर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने उनको सॉल्व करते हैं, जो कि 16.1 के स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है। तो देखिए एक्सरसाइज 16.1 के कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सिंपल क्वेश्चन है जो कि सूत्र के ऊपर आधारित हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको ए घटना की प्रायिकता दे रखी है, बी घटना की प्रायिकता दे रखी है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता भी दे रखी है। आपको सिर्फ ए बटा बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने जो सूत्र बताया उस सूत्र के अनुसार कि ए बटा बी की जो प्रायिकता है वो क्या होती है कि ऊपर तो आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे आ जाएगा बी की प्रायिकता। यहाँ जो बटा में है वही यहाँ प्रायिकता के रूप में आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता 4/13, यहाँ आ जाएगा 4/13, और बी की प्रायिकता 9/13। तो 13 से 13 कट जाएगा, तो इसका आंसर आया कितना? 4/9। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल ये। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी ए बटा बी की प्रायिकता निकालनी है। और ए बटा बी का सूत्र लिख ही रखा है हमने कि पी ए बटा बी ये बराबर होता है कि ऊपर तो आएगा इंटरसेक्शन और नीचे आ जाएगा बी की प्रायिकता। तो दोनों का भाग देना है, तो कितना आएगा? 0.32 और नीचे आ जाएगा 0.5। ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, नीचे पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो पहले 0 लगाओ। अब पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 32/50, और इसको 2 के बाटे से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 16/25। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। और इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में यूनियन पूछा है।
यूनियन का ये सूत्र लिखा हुआ है, ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब देखना, ये खुद जो सह प्रतिबिंब प्रायिकता का मान है, इसका अपने को एक तो सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए 2 गुणा में ए की प्रायिकता, ये बराबर है बी की प्रायिकता के, और बी की प्रायिकता 5/13 के बराबर है। ध्यान देना कि बी घटना की प्रायिकता तो है 5/13, और ए घटना की जो प्रायिकता है ना, ए घटना की प्रायिकता वो क्या आएगी कि ये 2, ठीक है, चाहे तो प्रथम पद को अंतिम पद के बराबर रखते हुए सोल्व कर लो, या फिर इन दोनों से बी की प्रायिकता तो पता ही अपने को बी की प्रायिकता तो पता ही है कि बी की प्रायिकता 5/13 है, तो 2 इधर बटा में चला जाएगा, तो 5/26। ए की प्रायिकता आएगी 5/26। बस ये ध्यान रखना है अपने को, बाकी अब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे पहले लगाना पड़ेगा इसका सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कि पी ए बटा बी बराबर कि ए इंटरसेक्शन बी बटा में बी की प्रायिकता, ठीक है, ये इसका सूत्र है। तो ए बटा बी की प्रायिकता, ए बटा बी की प्रायिकता ये रही 2/5, तो इसकी जगह तो 2/5 लिखना है, 2/5। इंटरसेक्शन का मान मुझे पता नहीं है, तो ये ऐसा कैसा लिख दूंगा मैं। और फिर बी की प्रायिकता 5/13, तो यहाँ आ जाएगा 5, अब बटा में 13 वो पलट के ऊपर आ जाएगा गुणा में, ये लो 5 से 5 कट गया, और ये 13 2 के बटा में आ जाएगा। तो मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये मान, ये वाला जो मान है वो मेरे पास आएगा 2/13, ये वाला मान मेरे पास कितना आएगा 2/13। अब देखना, पूछा गया है यूनियन की प्रायिकता, और यूनियन की प्रायिकता का सूत्र ये लिखा हुआ कि ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, इंटरसेक्शन की प्रायिकता को माइनस करना है। तो ए की प्रायिकता ये रही 5/26, बी की प्रायिकता 5/13, और इंटरसेक्शन की प्रायिकता 2/13। तो इन दोनों को जोड़ के और इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। मतलब यहाँ लिख देता हूँ कि ए यूनियन बी की जो प्रायिकता है 5/26 फिर 5/13 माइनस 2/13, लघुत्तम लेके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो बनेगा 3/13 और 6/26, तो 11/26, इसका रिजल्ट कितना बनेगा 11/26, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 3/13 बनेगा, 2 को अपने से गुणा कर दूंगा तो 6/26 और 5/26 को जोड़ो तो कितना 11/26 बन जाएगा। और अब अपने ये चौथा क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए की प्रायिकता दी हुई है, बी की प्रायिकता दी हुई है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता दी हुई है, ए बटा बी का मान निकालना है, ए बटा बी की प्रायिकता। तो ए बटा बी की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटा में जैसे बी है तो बी की प्रायिकता, और इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनेगा कि पी बी इंटरसेक्शन ए और बटा में ए की प्रायिकता। अगर बटा में ए है तो यहाँ पर ए की प्रायिकता का भाग देना पड़ेगा, बटा में अगर बी है तो बी की प्रायिकता का भाग देना पड़ेगा। ऊपर इंटरसेक्शन आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी को पहले लिखो चाहे बी को पहले लिखो या ए को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो बस बटा का ध्यान रखना, बटा में क्या आएगा कि यहाँ पर बी बटा में दे रखा है तो बी की प्रायिकता का भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर ए बटा में दे रखा है तो ए की प्रायिकता का भाग देना पड़ेगा। सारे मान आपके पास हैं, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सामान्य से क्वेश्चन है जो इसके ऊपर, जो सूत्र के ऊपर आधारित हैं। अब अपने इसका क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन, ठीक है, 16.1 का छठा क्वेश्चन। देखिए इसका छठा क्वेश्चन कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये दिया हुआ है, और ज्ञात क्या है? ज्ञात है हमें कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, और ज्ञात करना क्या है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, कि एक घटना घट चुकी है और दूसरे के घटने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। कौन सी घटना घट चुकी है? कि दोनों बच्चों में से कम एक लड़का होने की घटना। और क्या ज्ञात करना है? कि दोनों बच्चों के ही लड़का होने की प्रायिकता। तो देखो इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे अपने कि जैसे दिया है ये वाला, कि अपने को जो भी प्रयोग यहाँ पर दे रखा है कि 2 बच्चों, एक परिवार में 2 बच्चों के लिए, एक परिवार में
दो बच्चों के लिए प्रतिदर्श समष्टि, पहले तो अपने इसको लिख लेते हैं S बराबर, अब दो बच्चे हैं, सिर्फ इतना ही बोला है कि दो बच्चे हैं। अब कुल परिणाम यहाँ पर कौन कौन से अपने बना सकते हैं अपनी तरफ से, तो अपने यहाँ लिखेंगे बॉय बॉय, ठीक है। बी बड़ा मतलब और ये बी छोटा मतलब बड़ा बच्चा भी लड़का छोटा बच्चा भी लड़का। यहाँ पे लिखेंगे बी का मतलब बड़ा लड़का, छोटे बी का मतलब जो छोटा बच्चा है वो भी लड़का, ठीक है। बीच में बच्चा शब्द अपने और जोड़ लेंगे, बड़ा बच्चा लड़का है और छोटा बच्चा भी क्या है, लड़का है। ये भी हो सकता है जी बड़ा बच्चा लड़की और जी छोटा बच्चा लड़की। ये भी हो सकता है एक लड़का एक लड़की, उसमें मैंने लड़के को अगर बड़ा मान लिया, और एक ये भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को प्रतिदर्श समष्टि लिखनी आनी चाहिए कि दो बच्चों के लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या हो सकती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकती है, एक लड़के एक लड़का हो सकता है। कैपिटल और स्मॉल लेटर का मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि हमें पता लग जाए कि बड़ा बच्चा कौन सा है और छोटा बच्चा कौन सा है। कि यहाँ पर दोनों ही लड़के हैं लेकिन बड़ा यहाँ पर लड़का, एक लड़का बड़ा एक लड़का छोटा। यहाँ पर दोनों लड़कियां हैं, एक लड़की बड़ी है और एक लड़की छोटी है। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की है लेकिन लड़के को अगर बड़ा मान लिया लड़की को छोटा मान लिया। यहाँ पर भी एक लड़का और एक लड़की, लेकिन इस बार लड़की को बड़ा मान लिया और लड़के को छोटा मान लिया। ये प्रतिदर्श समष्टि के टोटल 4 बिंदु आ गए मेरे पास। अब यहाँ चलते हैं जो ज्ञात है, यहाँ लिख लेंगे मानना, ठीक है। मानना घटना बी, मैं इसको बी मान के चल रहा हूँ, इस घटना को मैं क्या मान लूँगा अभी, बी मानूंगा, ठीक है। जो ज्ञात है उसको बी मान लो आप। दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, बी को मैंने मान लिया कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, इसको मैंने बी मान लिया। तो बी क्या बनेगा, यहाँ पर अब दोनों ध्यान देना, बी यहाँ पर भी लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। अब थोड़ी चेंजिंग कर लेना, यहाँ पर बी मत मानिए, एफ मान लीजिए, ठीक है। घटना को तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, एफ नाम दे दो। तो एफ क्या आएगा, एफ देखिए बराबर क्या आएगा, दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक तो हो, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। मतलब ये नहीं आएगा, कारण इसमें लड़का है ही नहीं। इसने बोला है कि कम से कम एक बच्चा तो लड़का हो, इसमें तो ये भी लड़की है और ये भी लड़की है, इसको छोड़ दो बाकी सब आ जाएंगे। इसमें एक लड़का है ये रहा, इसमें एक लड़का है ये रहा, इसमें एक लड़का है, दो लड़के हैं लेकिन हमें तो कम से कम एक चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों, जहाँ कम से कम की बात आती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों फ्रीडम रहती है, वहाँ पर सिर्फ कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर इसने बोला है एक के लिए तो कम से कम एक। तो एफ़ के अंदर मैं लिख लूँगा एक तो बी 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 जी जी बी, ठीक है। इसमें भी बी आ गया, इसमें भी बी आ गया, इसमें भी बी आ गया, दो भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो है, ठीक है। तथा मानना ई घटना, ए घटना ई मान लो, ठीक है। ए घटना मैंने क्या मान ली, ई, एक मैंने एफ मान ली और एक मैंने क्या मान ली, ई मान ली। अब ई इसको मानूंगा मैं, इस घटना को मैं क्या मान रहा हूँ, ई मान रहा हूँ। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यहाँ पर दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता सिर्फ यहीं पर ही तो है और कहीं नहीं है। यहाँ पर लड़की आ गई, यहाँ पर भी एक लड़की है, यहाँ पर भी लड़के, दोनों लड़के मतलब तो ये बी, ठीक है। इसके लिए रिजल्ट मेरे को ज्ञात करना है। ये वाला रिजल्ट जो है वो मुझे
ये घटना घट चुकी है, ये घटना घट चुकी है। जो घटना ज्ञात है में आ जाएगी ना, जो घटना ज्ञात है में आ जाएगी, इसका मतलब वो घटना घट चुकी है। कि मेरे पास वैसे तो प्रतिदर समष्टि के 4 बिंदु थे, बिंदु वैसे टोटल कितने थे 4, लेकिन ये प्रयोग जो था ना, ये जो घटना थी, ये जो परिणाम था, या यहाँ से जो घटना बनी वो घटना घट गई। मतलब मेरे पास बिंदु अब 3 ही हैं। अब इन 3 में ही देखना है, इस 3 में ही देखना है मुझे इसकी प्रायिकता क्या होएगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि F के संगत E के लिए अनुकूल परिणाम इसी में से देखना है ये बिंदु आ रहा है क्या, कहाँ पर आ रहा है, कितने कितने आ रहे हैं, वो सारे लिखने हैं। सिर्फ एक ही जगह पर है ये कॉमन, यहाँ लिख लूँगा बी, सिर्फ एक। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता E/F ऐसे लिखेंगे इसको। जो घट चुकी है या जो ज्ञात है वो नीचे, जो ज्ञात करने वो ऊपर। ठीक है, तो कितने बिंदु है, एक ही बिंदु है ना, तो एक आ गया, एक आ गया। किसके संगत है, F के संगत। तो F में कितने बिंदु हैं, 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सूत्र से भी ज्ञात करके बता सकता हूँ, जो हमने सूत्र भी लिखा ना, उस सूत्र से भी अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखना सूत्र से अपने कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसका रिजल्ट है। ये सूत्र से देखो कैसे ज्ञात करेंगे कि मुझे प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, E की। किसके संगत ज्ञात करनी है, F के संगत ज्ञात करनी है ना। तो ये देखो यहाँ लिखूँ E/F। सूत्र क्या बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे आ जाएगा ये F आ जाएगा। तो E इंटरसेक्शन F का मान कितना है। E और F में कॉमन देख लो, तो E और F में कॉमन, इन दोनों में कॉमन कौन है, ये B यही तो कॉमन है, तो वही तो वहाँ लिखा हुआ है B कॉमन, तो वही है। ठीक है, B कॉमन है। तो इस BB की जो प्रायिकता है, इस BB की प्रायिकता इस समष्टि के लिए, इस BB की प्रायिकता क्या होएगी। ठीक है, तो यहाँ देखना भी, देखो E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता, ऊपर वाले की प्रायिकता, एक ही बिंदु है ना, वो E इंटरसेक्शन F है, ध्यान देना, ये E इंटरसेक्शन F है, तो उसकी प्रायिकता बनेगी 1/4 इस समष्टि के लिए। और F की प्रायिकता, नीचे F है ना, तो F की प्रायिकता, F ये रहा, कितने बिंदु है, 3 है ना, इसके संगत, यहाँ पर 3 बिंदु है, तो इन तीनों की प्रायिकता इसके संगत बनेगी 3/4। और इन दोनों का मान जब मैं यहाँ लिखूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/3 ही रह जाएगा। आंसर कितना आएगा, 1/3। इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी सही है। अब इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और हैं, अपने उनको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका 7वां क्वेश्चन कि 2 सिक्कों को एक बार उछालना है। अब 2 सिक्कों को एक बार उछालोगे तो S क्या बनेगा कि HH HT TH TT। ठीक है, A/B का मान ज्ञात करना है। यहाँ से समझ आना कि B ज्ञात है, A ज्ञात करना है। ठीक है, इसने बोला नहीं है उस पर ज्ञात क्या है और ज्ञात क्या करना है, खुद को देख के पता करना पड़ेगा। ये कि A/B का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब B अपने को पता है। ठीक है, ये ज्ञात में आ जाएगा, मतलब ये घटना घट चुकी है। ठीक है, ये घटना घट चुकी है और इसके लिए प्रायिकता ज्ञात अपने को करनी है। तो S मैंने लिख लिया। A क्या आएगा, पहले वो देख लेते हैं हमने कि एक सिक्के पर पट, एक सिक्के पर पटो, एक सिक्के पर। ठीक है, एक सिक्के पर पट है, ये रहा पट, एक सिक्के पर पट है। क्या एक सिक्के पर पट है, नहीं है, दोनों पे ही है ना, नहीं लेंगे। एक सिक्के पर पट है, किसी पर ही नहीं है, छोड़ देंगे, ये आ गया। अब B, एक सिक्के पर चित, एक सिक्के पर चित है, नहीं है, दोनों पे है, नहीं लेना। एक सिक्के पर चित है, ये रहा, आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा, वो नहीं आएगा, चित ही नहीं। अब ये घटना घट गई,
मतलब वैसे तो मेरे पास आने थे 4 परिणाम, ये वाले आए कितने 2, क्योंकि इसने बोल दिया कौन सी घटना घटी है, बी घटना। मेरे सामने भी ये 2 ही परिणाम हैं, इन्हीं 2 में से मुझे ढूंढना है, इन्हीं 2 में से मुझे ढूंढना है ए के अनुकूल कौन है, ए के अनुकूल ए मैंने लिख ही रखा है, अब आपको दिख ही रहा होगा ये दोनों ही ए के अनुकूल है, ये वाला परिणाम भी ए के अनुकूल है, ये वाला परिणाम भी ए के अनुकूल है। चाहे तो आप इसको सूत्र से कर लीजिए कि पी ए सीधा ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी में कॉमन किया तो ये दोनों ही तो कॉमन है, एच टी और टी एच, ये दोनों कॉमन आ गए। और ए बटा बी की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि ऊपर तो आती है इंटरसेक्शन की प्रायिकता और नीचे आती है बी की प्रायिकता। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकाल लेते हैं पहले। इंटरसेक्शन की प्रायिकता, इंटरसेक्शन में बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु हैं, टोटल कितने हैं 4, 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। और बी की प्रायिकता ना, इस बी की प्रायिकता बी में कितने बिंदु हैं 2, टोटल कितने हैं 4, कितना आ गया 1/2। तो इन दोनों का मान वहाँ लिख देना, तो कितना आएगा 1/2, उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। मतलब निश्चित घटना, ये घटना तो घटेगी ही घटेगी, कि अगर बी घटना घटेगी ना तो उसके संगत ए घटना निश्चित है घटना, क्योंकि ए और बी के जो रिजल्ट हैं वो सेम ही है। तो इसने बोल ही दिया कि जब बी घटना घट चुकी है, जब बी घटना घटी चुकी है तो ए घटना वही तो है, ए और बी बराबर है, ए और बी क्या है बराबर है। जब बी घटना घटी गई तो ए घटना तो अपने आप ही घट गई, इसलिए ए घटना के घटने की प्रायिकता कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है 8वां। तो देखिए 8वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सहप्रतिन प्रायिकता का ही है कि इसने बोला कि एक चित्र में माता पिता और पुत्र एक सीधी रेखा में खड़े हैं, यादृच्छिक खड़े हैं, ये बुक में दिया हुआ है कि एक तस्वीर है और उस तस्वीर में माता पिता और पुत्र, ठीक है, तीनों के चित्र हैं, और ए बटा बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मतलब बी अपने को ज्ञात है या बी घटना घट चुकी है, बी घटना वैसे दे रखी है यहाँ पर, ये घटना ज्ञात है, या यूं कहें कि जो घटना ज्ञात होती है ना, इसका मतलब वो घटना घट चुकी है। और किसकी प्रायिकता निकालनी है, ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। वैसे तो इसमें सोच के देखो कि इसने बोला कि बी घटना घट गई, मतलब अपने को अभी तस्वीर के अंदर माता पिता और पुत्र को खड़ा करना है, तीनों को, किसी भी क्रम के अंदर वो खड़े हो सकते हैं, माता पिता पुत्र माता, इस तरीके से। उसमें ये घटना घट गई, मतलब पिता बीच में खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि माता और पुत्र दोनों एक सिरे पर हैं। समझना इस चीज़ को कि ये घटना तो घटी चुकी है कि पिता बीच में खड़ा है, इसका मतलब माता भी सिरे पर है और पुत्र भी सिरे पर है। अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब सोच के देखो, जब पिता बीच में है तो पुत्र सिरे पर ही तो है, पुत्र जो है वो क्या है सिरे पर ही है, तो इसका मतलब ये भी एक निश्चित घटना ही तो है, ये निश्चित घटना ही तो है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैसे। तो माता पिता और पुत्र के लिए मदर फादर और सन के रूप में अपने मैं यूज़ कर रहा हूँ कि माता के लिए अपने एम यूज़ कर रहे हैं और पिता के लिए अपने एफ यूज़ करेंगे और पुत्र के लिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मदर फादर और सन, इस तरीके से। पहले मैं एस लिखूँगा। क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, पहली स्थिति हो सकती है, ये स्थिति भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये स्थिति भी हो सकती है, ये वाली स्थिति भी हो सकती है और ये वाली स्थिति भी हो सकती है। ये टोटल 6 स्थितियाँ बनेंगी। कि मैंने क्या किया, इन 2 में तो मैंने m को एक तरफ रखा, f और s को रोटेट किया, चेंज किया। फिर मैंने 2 में f को एक तरफ रखा, s और m को रोटेट किया, इंटरचेंज किया। ऐसे ही मैंने s को एक तरफ रख के, मतलब एक को फिक्स करके बाकी 2 को चेंज कर लिया। तो टोटल 6 परिणाम, कुल जो परिणाम है वो कितने आए 6। इसके अलावा कोई 7वीं 8वीं स्थिति नहीं बनेगी। ये 6 परिणाम हमारे पास आ गए।
कि उनको किस किस तरीके से हम एक तस्वीर में खड़ा कर सकते हैं। तो वो हमने स्थितियाँ देख ली कि मदर फादर सन हो सकता है, मदर सन फादर, इस तरीके से अलग अलग केस बना दिए। अब ए और बी लिखना है तो ए, ये एस और ये एस छोटा कर लेना, ये लो, ठीक है, ये एस छोटे वाला एस है, ठीक है, यहाँ भी एस यूज़ कर रहे हैं। ए, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, इसमें देखो पुत्र एक सिरे पे कहाँ कहाँ खड़ा है, इसमें खड़ा है, ये रहा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, उसमें भी है। पुत्र एक सिरे पर है, ठीक है, पुत्र एक सिरे पर। अब बी, पिता मध्य में है, फादर मतलब एफ बीच में देख लो कहाँ पर है, एक तो ये रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ पर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये घटना घट चुकी है, मतलब एक तस्वीर बनानी थी जिसमें मदर फादर और सन हो खड़े एक साइड एक लाइन में, उसमें ये वाली घटना घट गई। इस घटना घटने का मतलब ये हुआ कि पिता को बीच में खड़ा पहले से ही कर दिया गया है, पहले से ही पिता को बीच में खड़ा कर दिया, ये घटना घट चुकी है। अब इसी घटना के संगत या इस घटना को देखते हुए एक ही बात करनी है। तो इस घटना को देखते हुए एक ही बात अपने किस तरीके से करेंगे। एक क्या चीज़ है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अब मतलब मेरे पास अब दो ही केस हैं, इन्हीं दो केस में मुझे पुत्र को एक सिरे पर खड़ा करना है। तो यहाँ पर भी देखो सिरे पर है और यहाँ पर भी सिरे पर है, या यूँ कहें कि दोनों में कॉमन निकाल लो कि ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या आएगा, ये कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, दो बिंदु हैं तो दो लिखा, टोटल कितने हैं 6, तो 6 कितना आया 1/3 आ गया। इस बी की प्रायिकता क्या होगी, दो बिंदु हैं तो दो, टोटल कितने हैं 6, कितना आया 1/3। पूछा गया है a/b, और a/b का सूत्र क्या बनेगा, a/b की प्रायिकता का सूत्र क्या बनेगा कि ऊपर तो आता है इंटरसेक्शन और नीचे आती है b की प्रायिकता, तो 1/3, उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।